कल अपन ने क्या स्टार्ट किया था? थेफ्ट, रॉबरी, डकैती और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, चारों हो गए थे। जब हमने थेफ्ट पढ़ा था बच्चों तो उसके एसेंशियल्स क्या थे? सबसे पहले डिसऑनेस्टली मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट द पर्सनस कंसेंट आउट ऑफ हिज पोजेशन। इसकी बेसिक पनिशमेंट क्या थी? 3 years इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन थेफ्ट के बाद आता है जब आप किसी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी में रखते हो, और एक और चीज है कि उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो टू डिलीवर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट जो कन्वर्ट हो सकते हैं किसमें बच्चों? वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। ये क्या होता है? एक्सटॉर्शन। अब इसमें जब हम देख रहे थे इसकी भी बेसिक पनिशमेंट क्या है? 3 years और फाइन और बोथ। फिर हमने पढ़ा है रॉबरी। ठीक है, रॉबरी में हमने क्या पढ़ा है? कमिटिंग, जब आप कमिट करते टाइम, थेफ्ट कमिट करते टाइम या फिर एक्सटॉर्शन। न्यू बच्चों तुम लोगों को तो आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, थेफ्ट कमिट करते टाइम या फिर एक्सटॉर्शन कमिट करते टाइम आपने किसी और पर्सन को इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट इंजरी, ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश, फियर, ये सब दिया है तो फिर वो क्या कवर हो जाएगा? रॉबरी। रॉबरी की बेसिक पनिशमेंट 7 years और फाइन नहीं एंड शैल लाइबल टू बी फाइन। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था डकैती। डकैती में बस सब कुछ वही, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन सब, लेकिन अब मेन एसेंशियल क्या है? 5 और मोर पर्सन। ठीक है, जिसमें वो कमिट क्या कर रहे हैं? रॉबरी या फिर अटेम्प्ट करते हैं रॉबरी, या फिर कमिट करते हैं डकैती, या फिर अटेम्प्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं डकैती में। ठीक है, इसकी पनिशमेंट क्या है? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड्स टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। फिर हमने पढ़ा था क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन को कहीं डिफाइन नहीं किया है, उसको बेसिकली बस पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन नंबर 403 में। 403 में उन्होंने बस बोल दिया है कि कोई भी डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट करता है किसी और की प्रॉपर्टी अपने यूज के लिए तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, और उसकी पनिशमेंट क्या है? विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। तो सब तक, हाँ 2 years, तो अभी तक अपन 3 years पढ़ रहे थे, फिर 7 years और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और 10 years। अब पहली एक पनिशमेंट है जिस जो 2 years की है, वो क्या है? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। हमने ये 2 इलस्ट्रेशंस पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आ जाओ ये इलस्ट्रेशंस के एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ए फाइंड्स अ गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट बिलोंगिंग टू जेड। प्रोमिसरी नोट किसका है? जेड का। बेयरिंग अ ब्लैंक एंडोर्समेंट ए नोइंग दैट द नोट बिलोंग्स टू जेड। यहां पे ए को पता था कि किसका है? वो जेड का है। प्लेजेस इट विद अ बैंकर एज अ सिक्योरिटी और अ लोन। प्लेज करना यानी गिरवी पे रख देना, तो वो बैंक से लोन लेके एक प्रोमिसरी नोट गिरवी पे रख देता है कि मुझे इसमें से इतना अमाउंट मिलने वाला है। इट टेंड्स एट अ फ्यूचर टाइम टू रीस्टोर टू जेड। ए हैज कमिटेड एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। इन पहले उसका इंटेंशन क्या था कि मैं इसे रख के बाद में जेड को लौटा दूंगा पैसे, लेकिन बाद में उसकी नियत खराब हो गई। उसने क्या किया? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। पहले उसने ऑनेस्टली वो चीज उठा के दे दी और सोचा, इसके इंटेंशंस थे कि मैं बाद में लौटा दूंगा, लेकिन लेटली उसके अंदर मेंजरिया कवर हो गया। उसने बाद में सोचा कि अब मैं इसका ये प्रॉमिसरी नोट नहीं लौटाऊंगा, मैं बैंक लोन वाला पैसा भी यूज कर लूंगा और बैंक ये वाला पैसा ले लेंगे। ठीक है, what are the reasonable means and what is the reasonable time in such case is a question of fact. It is not necessary that the finder should know who is the owner of the property is and or any particular person is the owner of it. जब हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन तो यहाँ हमें जरूरी नहीं है कि पता हो कौन ओनर है उस प्रॉपर्टी का। ठीक है, हमने चलते हुए हमने बेसिक मतलब यही समझा, जाते हुए अगर नोटों का बैग मिल गया और उसे हमने यूज कर लिया अपने लिए या फिर उसे और कहीं सेल आउट कर दिया या और किसी और को दे दिया वो पैसे, तो ये क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। आपको तुरंत पुलिस ऑफिसर को फोन करना चाहिए और वो बैग उनके हाथ में देना चाहिए कि आप देख लो ये बैग किसका है। अगर आप ऐसा क्राइम कमिट कर रहे हो तो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन वाला अगर सेक्शन लगाना है कि आपने ये वाला ऑफेंस किया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जरूरी नहीं है आपको पता हो कि कौन ओनर है। ठीक है,
at the time of appropriating it he does not believe it to be his own property or in good faith believe that the real owner cannot be found. जब ये बेसिक मीनिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया मिस अप्रोप्रिएशन का कि पहली बात तो आपको पता नहीं है कि ओनर है कौन है, कब, जब आप वो क्राइम कमिट करो. दूसरा, आप सोच रहे हो ओनर को पता भी नहीं चलेगा. तीसरा, आप इसे अपने ओन यूज करने के लिए उठा रहे हो. ठीक है. Explanation. A finds a rupee on the high road not knowing whom the rupee belongs. ये एक सिंगल रुपी की बात है. ठीक है, रुपी लिखा है उन्होंने, नोटों का बैग्स नहीं लिखा है. A picks up the rupee here. A has not committed any offense defined in section. ये तो तुम्हें भी पता है, बहुत जगह सिक्के हमें ऐसे ही मिल जाते हैं, तो उसमें हम ऑफेंस को कवर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं. ये एक इलस्ट्रेशन में उन्होंने स्टेट कर दिया. ठीक है. A finds a letter on the road containing a bank note. From the direction and contents of the letter he learns to whom the note belongs. He appropriates the note. He is guilty of an offense under this section. अब एक बैंक नोट मिला. बैंक नोट में क्या होगा कि ये नोट अगर आप बैंक में दोगे तो आपको उतना अमाउंट मिल जाएगा. लेटर पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ गया कि इसका ओनर कौन है. जब आपको बैंक नोट मिला था तब आपको पता था क्या ओनर कौन है? नहीं पता था, लेकिन बाद में आपको पता चल गया था कि ओनर कौन है. अब आपने क्या किया? उसको बैंक में दे दिया और पैसे ले लिया. आपने क्या किया? क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी. सारे इलस्ट्रेशंस में हर जगह उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है एक्सेप्ट ये रुपी वाले एग्जाम्पल में. तो अगर तुम्हें एग्जैक्ट रुपी वाला कोई केस लॉ आता है तो तुम्हें लिखना है कि हैज कमिटेड नो ऑफेंस. अगर तुम्हें बैंक नोट वाला एग्जाम्पल आता है तुम्हें लिखना है कि हैज कमिटेड एन ऑफेंस और वहां पे लिखना है इट इज नॉट नेसेसरी दैट द फाइंडर शुड नो हु इज द ओनर ऑफ द property or that any particular person is owner of it. उसी का active passive लिखा है. It is sufficient if at the time of appropriating it he does not believe is to be his own property or in good faith that he believes that real owner cannot be found. मतलब जब आप किसी person को offense के लिए पकड़ रहे हो, ठीक है, तो ये sufficient है ये जानना कि उसको मतलब नहीं था ओनर कौन है. दूसरा, उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी उठाई और गुड फेथ उसने कहां लगाया कि ओनर तो पता ही नहीं चलेगा. ठीक है. अगर ये दो बातें पुलिस ऑफिसर को समझ आ जाती हैं तो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन वाला सेक्शन तुरंत उस पे लगा देंगे. ठीक है. फिर 2 years और फाइन और बोथ वाली इंप्रिजनमेंट और पनिशमेंट उसको दे देंगे. ठीक है. Essential ingredients of dishonest misappropriation of a property. Dishonestly is the essential ingredient of the offense. तो हर ये हमारे dishonesty theft में भी था. ठीक है. आईपीसी प्रोवाइड्स whosoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person. मतलब उसको गेन होगा जो कि wrongful gain है. अगर तुम्हें बैंक नोट मिल रहा है तो तुम्हें गेन होगा. वो बैंक नोट जिसका है उसको wrongful loss होगा. ठीक है. और wrongful loss to another person is said to that is dishonestly. तो dishonestly is the main ingredient, is the essential ingredient of criminal misappropriation of property. Dishonestly को अगर वो define करें तो इसमें आपको wrongful gain होता है और किसी other person को wrongful loss होता है. It means फिर misappropriation means the intentional illegal use of the property or funds of another person for one's own use or other unauthorized purpose. ठीक है. तो इसका मतलब मिस अप्रोप्रिएशन का मीनिंग उन्होंने यहाँ पे आपको दे दिया. ये किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन पर्पस से उन्होंने आपको डिफाइन करके दिया है. ठीक है. तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या हो गया मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी का? डिसऑनेस्टली. और अपन ने जब ऊपर मीनिंग पढ़ा था अपन नहीं पढ़ा था एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन यूज. उसके बाद उसकी पनिशमेंट थी 2 years और फाइन और बोथ. उसके बाद 2 इलस्ट्रेशंस थे. हमको 2 ये इलस्ट्रेशंस याद होने चाहिए, 1 और 2. ठीक है. चलो ये केस लॉ पढ़ने को बोले थे, पढ़े किसी ने? समझ आ गए? नहीं पढ़े होंगे फिर प्रश्न चा. सेकंड नहीं, मैंने फर्स्ट और थर्ड बोला था. मतलब हाँ तुम्हारी बुक में फर्स्ट और सेकंड होगा. चलो पहले ये पढ़ते हैं. यूधार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड. ठीक है. इसमें क्या हुआ? देयर वर 2 contracts, one between the principal and कॉन्ट्रैक्टर एंड अनदर बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर. देखो मतलब कि ये एक ओनर है. ठीक है. इसने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? एक कॉन्ट्रैक्टर से जो उसकी बिल्डिंग वगैरह बना के देगा. और कॉन्ट्रैक्टर ने किससे कॉन्ट्रैक्ट किया? सब कॉन्ट्रैक्टर से. ठीक है. On completion of the work of subcontractor demanded money for completion of the work and on non-payment filed a criminal complaint alleging that contractor has receiving the payment from the principal has misappropriated the money. स्टोरी लाइन समझो. क्या हुआ था? ओनर ने कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया कि तुम मेरी बिल्डिंग का काम करके दो, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा.
कॉन्ट्रैक्टर बिजी था, उसने एक सब कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया कि सुन मेरे बदले तू काम कर दे, मैं 1 करोड़ तुझे दूंगा। अल्टीमेटली ओनर का कॉन्ट्रैक्ट किससे हुआ है? कॉन्ट्रैक्टर से। वो 2 करोड़ रुपए किसे देगा? क्या वो सब कॉन्ट्रैक्टर को 1 भी रुपए देगा? नहीं देगा। सब कॉन्ट्रैक्टर का कहना है कि मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मैं ओनर के खिलाफ केस कर रहा हूं कि तुमने सारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कर रहा हूं कि तुमने मेरे सारे पैसे ले रखे हैं। ठीक है, देखो लाइन देखो कैसे लिखी है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द वर्क सब कॉन्ट्रैक्टर, पूरा काम किसने किया है? सब कॉन्ट्रैक्ट। डिमांडिंग द मनी फॉर कंप्लीशन फॉर वर्क, क्योंकि किसने काम किया है? सब कॉन्ट्रैक्ट। On non-payment filed a criminal complaint alleging that contractor having received the payment from principal has misappropriated the money. पहली वो क्या बोल रहे हैं? नॉन पेमेंट, मतलब उसका कहना है ओनर ने उसे पे नहीं किया, तुम्हारा वैसे भी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यहाँ पे मुद्दा खत्म। दूसरा वो क्या बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे पैसे रख लिए, ये मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी है। कहीं ना कहीं लिंक हो रहा है कि आपने किसी और के पैसे अपने ओन यूज के लिए रख लिए हैं। ठीक है, डिसऑनेस्टली आपने उसके लिए। द मैजिस्ट्रेट टुक द कॉग्निशन ऑफ द केस एंड द हाई कोर्ट रिफ्यूज टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ऑन अपील टू सुप्रीम कोर्ट, हमारे लिए ये मैटर करता है। ठीक है, ऑन अपील टू सुप्रीम कोर्ट इट वॉज हेल्ड दैट मैटर वॉज अ सिविल नेचर एंड क्रिमिनल कंप्लेंट वॉज नॉट मेंटेनेबल। आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था कि आप उसको 1 करोड़ दोगे, वो आपका काम करेगा। पहली बात तो ये सिविल नेचर का, ये क्रिमिनल नेचर का नहीं है। बच्चों मिस अप्रोप्रिएशन का एसेंशियल बताओ। डिसऑनेस्टली, ठीक है, आपको पता नहीं था ओनर कौन है। ठीक है, इट इज सफिशिएंट कि आपने वो चीजें उठाई हैं। ठीक है, और बोला है कि इसको पता भी नहीं चलेगा कि ये पैसा मेरे पास है। ठीक है, the Supreme Court also observed that the money paid by the principal to the contractor was not money belonging to the complainant। मतलब कि नॉन पेमेंट वाली बात जो उसने बोली है, क्या ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में सब कॉन्ट्रैक्टर भी था क्या? कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम नहीं था, ये अलग एक कॉन्ट्रैक्ट था जो कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर के बीच में था। अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड से डाउट हो रहा है, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं वर्ड अग्रीमेंट यूज करती हूँ। ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर, हेंस देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? पहली बात तो इनके और इनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं था, इन और इनके बीच में अग्रीमेंट था, तो ये एक सिविल नेचर है, ये क्रिमिनल नेचर नहीं। उसने आपके साथ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, तो आप गलत सेक्शन लेके आए हो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। आपको पैसे ओनर ने नहीं दिए, वो मुद्दा तो वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आपका उसके साथ कोई अग्रीमेंट नहीं था। आपका पैसा कॉन्ट्रैक्टर ने रख लिया है, इसके अग्रीमेंट को आप सिविल कोर्ट में लेके जाओ। ठीक है, दूसरा, यहां पे कोई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है। चलते चलते उसको कोई नोटों का बैग नहीं मिला है, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि उसने आपके पैसे उसने रख लिए हैं, लेकिन उसने ऐसा कोई मिस अप्रोप्रिएशन है। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या पढ़ा था हमने? कि सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं है ओनर कौन है। यहां तो उसको पता है 1 करोड़ का ओनर सब कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है जहां पे बताया है कि यहां पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं हुआ है। अब देखो, भागीराम डोम वर्सेस अबर डोम। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था? इट हैज बीन हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 403 क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन टेक प्लेस इवन व्हेन द पोजेशन हैज बीन इनोसेंटली कम by, but where by a subsequent change of intention or from knowledge of some new fact which the party was not previously acquainted, the retained become wrongful and fraudulent। मतलब सिंपल, एक बैंक नोट वाला समझा, जैसे बैंक नोट मिला तो पहले उसने इनोसेंटली उठाया कि यार दे देता हूं, जैसे उसने खोला तो उसमें देखा उसने 5 लाख रुपीज इस बैंक नोट से मिल सकते हैं, उसकी नीयत खराब हो गई, तो बाद में उसने फ्रॉडलेंटली और रॉन्गफुली क्राइम कमिट किया है। सिंपल, अपन पार्टी करने गए थे, तुम लोगों किसी के बैग छूट जाते, सपोज या हमारा बैग छूट जाता, तुम क्या सोचते? मैम का बैग छूट गया, तुम ओपन करते, तुम देखते इसमें बहुत पैसे हैं, तो फिर तुम लौटाते? नहीं लौटाते, तुम बोलते कि ये हम रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनिशियली उसने इनोसेंटली किया था, इसका मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन नहीं हुआ है। बाद में आपके अंदर फ्रॉडलेंटली एक्शन आ गया तो वो क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने बैग भी बनाया था। चलो, ठीक है,
समझ आ गया? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ये दो केसेस याद रखना, कोई भी एक केस कोट करके आ जाना। आई गेस फर्स्ट वाला तो क्लियरली बताता है कि मिसअप्रोप्रिएशन है। तो बागीराम डोम वर्सेस अपर डोम, मेरे साथ याद करो, बागीराम डोम वर्सेस अपर डोम, ये किसका केस लॉ है? क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में दो सेक्शन है, 403 और 404। ये 403 वाला एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ इनोसेंटली अगर आपके पास एक पोजेशन आ गया है और बाद में अगर फ्रॉडलेंटली और रॉन्गफुल एक्शन करोगे तो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। दूसरा केस लॉ क्या था? यूधर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, याद रखो, यूधर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्टर बोलता है नॉन पेमेंट है और मेरा पैसा कॉन्ट्रैक्टर ने मिस अप्रोप्रिएटली अपने पास रख लिया है, यहां पे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है। बाय द टाइम सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि पहली बात तो तुम्हारा कोई अग्रीमेंट नहीं था ओनर के साथ, तो नॉन पेमेंट वाली बात नहीं आएगी, और दूसरा कि कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का जो भी अग्रीमेंट था वो एक सिविल नेचर का था, क्रिमिनल कंप्लेन में नहीं जाएगा, इसलिए हेंस देयर वाज नो मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, अब एक सेक्शन है 404, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिसीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, अब क्या हुआ है? कोई पर्सन की डेथ हो गई है, उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन किया है। Whosoever dishonestly misappropriates or converts to his own use property knowing that such property was in the possession of deceased person, मतलब जो मर गया उसके नाम पे एक लैंड थी, आपने क्या किया? अपने नाम पे करवा ली, misappropriation of property at the time person's death and has no since been in the possession of any person legally entitled to such possession। मतलब पापा की प्रॉपर्टी बेटे को आती है, उसने किया, चलेगा, हम कहीं ना कहीं उसको कंसिडर कर सकते हैं, पर किसी ऐसे पर्सन ने, सर्वेंट ने ऐसा कर लिया कि अरे दादाजी तो जाने वाले हैं, तो मैं इनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स को अपने नाम पे करा लेता हूँ, ये एक मिस अप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी कहलाएगा, क्योंकि लीगली आप कभी एंटाइटल नहीं होते उस प्रॉपर्टी को लेके। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन विद टर्म एक्सटेंड्स 3 years, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। बच्चों एंड लिखा है, ठीक है। एंड इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ पर्सन दैट वाज एम्प्लॉयड बाय हिम एज अ क्लर्क और सर्वेंट, द इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 7 years। मतलब आपका अगर सर्वेंट भी ये काम करेगा तो कितनी पनिशमेंट होगी? 7 years। ठीक है, जैसे विल में अगर लिखा है कि ये प्रॉपर्टी इसके नाम, ये ज्वेलरी इसके नाम, ये इसके नाम, आपने उसको भी चेंज करने की कोशिश की तो आप लीगली एंटाइटल हो तो ठीक है, लेकिन आप वैसे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, पर आपने किया है तो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में कवर करके 3 years और फाइन। पर अगर यही चीज आपके सर्वेंट या क्लर्क करेंगे तो 7 years एंड शैल लाइबल बनी, सीधे इम्प्रिजनमेंट 7 years की हो जाएगी। देखो इलस्ट्रेशन, जेड डाइज इन द पोजेशन ऑफ फर्नीचर एंड मनी। जेड मर गया, उसके पास क्या था? फर्नीचर और पैसा था। His servant A before the money comes into the possession of any person entitled to such possession, मतलब वो पैसा अल्टीमेटली उस Z के बेटे को जाता। Dishonestly misappropriates it, A has committed the offense and defined, मतलब misappropriate क्या किया? उसने फटाफट फर्नीचर बेच दिया, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया होगा तो अब तो वो किसी को मिल नहीं सकता, तो उसने क्या किया है? मिस अप्रोप्रिएशन। क्योंकि ये सर्वेंट था तो इसको इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी? 7 years। तो सर्वेंट के साथ इस केस में याद रखना 7 years। ठीक है, ये हो गया हमारा सेक्शन 403 और 404। बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ा था? 378, वो क्या था? थेफ्ट। फिर हमने एक्सटॉर्शन का 383, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रॉबरी 391, फिर पढ़ा था डकैती, गुड, डकैती का सेक्शन 403 नहीं 402 है, नहीं 391 इज डकैती, 390 रॉबरी, ठीक है। अब 403 इज criminal misappropriation property, 404 is dishonestly criminal misappropriation of property of a deceased person। ठीक है, अब आ जाते हैं हम criminal breach of trust। criminal breach of trust मतलब किसी पे ट्रस्ट किया था, उसने ब्रीच किया, लेकिन अगर वो क्रिमिनल वे में हो रहा है, मतलब कि एक प्रॉपर्टी को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, विथ टाइम वो उसने आपसे ऐसे पेपर साइन करा लिए, ऐसे डॉक्यूमेंट साइन करा लिए जिसमें मेंशन्ड होगा कि वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उस पर्सन को जानी है, एक ही पार्टनर को जानी है, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। बच्चों
क्या होता है, जैसे कि हमने किसी के साथ पहले बहुत फ्रेंडशिप करी, ठीक है, कोई एक बड़ा आदमी, उससे बहुत फ्रेंडशिप करी, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, बहुत सारे बिजनेसेस किए, और विथ टाइम उसको धोखा दे दिया, ये भी कवर होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, ठीक है। देखो इसके सेक्शंस क्या है, 405 से 409। अब नहीं, ये तो हाँ यहाँ गलत लिखा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आएगा। whosoever being in any manner entrusted with the property, मतलब किसी एक पर्सन की ये प्रॉपर्टी थी, with any domain over the property, dominion or over the property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property। जैसे कि मैं अब यहाँ पे अपना फोन बैग सब रख के जा रही हूँ, ठीक है, मैं तुमको बोल रही हूँ बच्चों ध्यान रखना, मैं 3 डेज तक क्लास में नहीं आऊंगी, तुम क्या बोलोगे, यस मैम रखेंगे। 3 डेज बाद मैं आ रही हूँ, वो ना फोन है ना बैग है, कुछ भी नहीं है, तुमने सब सेल आउट कर दिया, ये एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कवर हो जाएगा, मैं तुम पे सेक्शन अप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एंट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी किसी पर्सन पे, तो ऐसे जनरली सोचो गोडाउन होता है, हम एक पर्सन रखते हैं, वेयर हाउस कीपर रखते हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ जितना फर्नीचर है, यहाँ जितना माल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी, अब 2-4 कार्टन वो उठा के बेच दे और पैसे कमा ले, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। बेलमेंट में बच्चों आप दे देते हो प्रॉपर्टी उसको वापस, हाँ, पर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा कि आप बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना उसके साथ। बाकी हाँ, अगर डॉग वगैरह अपन जैसे रख के जाते हैं और आपने डॉग को कहीं सेल आउट कर दिया, तो फिर ये सेक्शन भी लगेगा, सिविल भी लगा सकते हैं, ठीक है। or dishonestly uses or disposition of the property, violation of a direction of law, prescribe the mode in which such trust is to be discharged or any of the legal contract express or employed। पॉइंट्स दिए हैं बच्चे, देखो पहले एंट्रस्ट की थी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर डोमिनियन ओवर द प्रॉपर्टी, आपने उसको उतना राइट दिया था कि वो यूज कर सके। डिसऑनेस्टली क्या किया उस पर्सन ने, मिसअप्रोप्रिएट किया, कन्वर्ट कर दिया फॉर हिज ओन यूज, डिसऑनेस्टली यूज करने लगे या डिस्पोज ऑफ कर दी प्रॉपर्टी को, ठीक है। इन वॉयलेशन, कोई भी लॉ के वॉयलेशन पे या कोई कॉन्ट्रैक्ट के वॉयलेशन पे, तो लॉ भी अगर वॉयलेट करोगे या कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉयलेट करोगे तभी भी, विच ही हैज मेड टचिंग द डिस्चार्ज ऑफ सच ट्रस्ट विलफुली सफर्स अदर पर्सन सो डू कमिट्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब बच्चों ऐसा बहुत बार होता है कि आपस में फ्रेंड्स लोग पैसे मांगते हैं, ठीक है, कि यार तेरे पास 2 लाख रुपए है क्या, 50 लाख रुपए मुझे चाहिए, मुझे बिजनेस में लगाने में लौटा दूंगा मैं, तो क्या हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इस चीज का, नहीं करते हैं, ठीक है, हम फ्रेंड्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अब अगर तुमने उसे पैसे दिए हैं और विथ टाइम तुमने क्या बोला, चल एक व्हाट्सएप टेक्स्ट बस कर लेते हैं, लीगली उसको अपन तो नहीं करना है, वो भी कर लिया आपने, उसके बाद उसने बोला कब लौटाएगा, 1 साल बाद, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल, वो नहीं लौटा रहा है अगर आपके पैसे, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का सेक्शन वहां पे अप्लाई हो जाएगा। इसी में ये आपने क्या किया था, ट्रस्ट करके उस पर्सन को पैसे दिए थे, इसी में ही समझो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे बहुत लोग हैं जो बैंक के अलावा भी आपको ये सर्विस देते हैं जहां आप उनसे पैसे ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, और 6 मंथ्स 8 मंथ्स में आप उनको वो पैसा लौटा सकते हो। ये सब गवर्नड रहते हैं आरबीआई रूल से, पर ये बैंक फॉर्म में नहीं होते हैं। इनके साथ आपके लीगली कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, अगर आप वो अप्लाई नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा, अगर वो आप कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला सेक्शन आप पे लगा लेंगे। ऐसे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर आपने किसी को चेक दिया है, वो बाउंस हो गया, ठीक है, डिसऑनर चेक हो गया, तो उसके पेमेंट आपको नहीं हो रही है। अब चेक उसने ऑफ कोर्स आपको किसी ना किसी पेमेंट का दिया होगा, आपने ट्रस्ट करके उसके साथ डील की, उसके बिहाफ में वो आपको क्या दे रहा है, चेक दे रहा है। अब चेक को अगर डिसऑनर्ड हो रहा है, 1 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, तो आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाला सेक्शन भी लगा सकते हो, ठीक है। एड्रेस, हम्म, तो पर्सन जिसके साथ तुम डील कर रही हो, बिजनेस कर रही हो, उसके तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट तो होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो आधार कार्ड तो होगा ना जिसमें उसका एड्रेस होगा। और अगर वो पर्सन उस जगह नहीं रहता है तो उसके जो रिलेटिव हैं, उसके क्लोज रिलेटिव्स, यानी उनका बेटा हो गया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल सकते हैं, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि ये हम लीगल नोटिस आपके यहाँ भिजवा रहे हैं इस चीज को लेके।
पड़ोसी को बोल सकते हो, अपन ने पढ़ा है इफ वो पर्सन उस जगह पे नहीं है तो कॉन्स्पिशियस प्लेस पे वो लगा दो, फिर भी वो नहीं रिप्लाई करते हैं तो पुलिस जाती है ना ढूंढने। मैं रिसेंटली गई थी कोर्ट, यही यही मैटर, क्रिमिनल मैटर का ही। कोर्ट की हालत ही ऐसी है कि एक बंदा कटघरे में खड़ा है, उसके अराउंड 5-6 एडवोकेट्स खड़े, आर्गुमेंट्स चल रही थी, वो बंदा कुछ बोल नहीं पा रहा था बेचारा। और उसमें यही हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, अपीयर नहीं हो रहे हैं वो क्लाइंट जो सामने वाले हैं, तो उनको वारंट गया है ना, पुलिस लेके आएगी अब उनको। ठीक है, चलो पहला एक्सप्लेनेशन। अभी देखो ये एग्जाम्पल है, ठीक है एक, और ये भी थोड़ा सिमिलर है। प्रशंसा पढ़ना, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया है क्या बुक में? हाँ पढ़ो पढ़ो, चलो जोर से पढ़ो, जैसे तुमको समझ आए। समझ आ गया? बताओ। जहां कॉमा आना था ना वहां थोड़ा पॉज लिया करो, पूरा सेंटेंस धड़ 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 पढ़ती हो तो कैसे समझेगा? हाँ बच्चों, एक एक्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन, इसके इस एक्ट में है कि हर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी जो एम्प्लॉय रखते हैं अपने अंडर, ठीक है, हर एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉय का कुछ उसकी सैलरी से कुछ पार्ट ऑफ पीएफ काट के रखना है, ये हमको पता है, ठीक है, सबके पीएफ कटते हैं। अब उसने इंटरेस्ट किया होगा, अरे ये तो मेरे एम्प्लॉयर है, मुझे सैलरी देते हैं तो ऑफ कोर्स मेरा पीएफ काट के रखेंगे, मेरा फैमिली पेंशन सब सेव हो रहा है कॉर्पोरेट में, कंपनी में। विथ टाइम अगर वो इस एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, हमने पढ़ा है कि या तो कोई डिस्क्राइब्ड लॉ का वायलेशन कर रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर रहे हो तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कवर हो जाएगा। आपको वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप उसका कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करोगे, वो डिडक्ट तो कर रहा था लेकिन सारा पैसा अपने पास रख रहा था, एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा था, तो उसने एक्ट का भी वायलेशन किया है। जो हमने बोला है कि पीएफ रखना है वो उसने नहीं किया, प्लस उस पर्सन का पूरा पेंशन फंड वगैरह सब खुद के पॉकेट में रख लिया, तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ऐसे एक्सप्लेनेशन 2 है, वो भी सेम है, इसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड है, ठीक है, जैसे पीएफ है वैसे इंश्योरेंस फंड। इलस्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट भूमिका पड़ेगी, सेकंड स्नेहा पड़ेगी, मतलब पढ़ के एक्सप्लेन करना। सुनो सब थोड़ा जोर से, हाँ भूमिका। श्रेयांश वो बता, ठीक है। देखो विल आती है, अब वो विल लिखने वाला तो चला गया, ठीक है, अब जो एंटाइटल्ड हैं उस विल को पढ़ने के लिए और सारी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जो रिच फैमिलीज होती है उसमें तो उनके लॉयर ही बैठे रहते हैं जो बताते हैं कि किसको क्या प्रॉपर्टी। अब जो छोटी छोटी फैमिलीज है उसमें तो कोई भी हेड ऑफ द मेंबर, उनके बाद जो होगा वो बताएंगे कि प्रॉपर्टी किसको है, हाँ भाई भैया इसको देके गए उसको देके गए। अब उन्होंने क्या किया, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बोल दी कि मेरे नाम पे, ये छुटपुट छुटपुट तुम्हारे नाम पे, ये क्या हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट था, विल क्या है, कि इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो लिखा है वो अप्लाई
करना है, उन्होंने उसी को ही ब्रीच कर दिया, उसी को ही मिसलीड कर दिया सारे फैमिली मेंबर्स को, और प्रॉपर्टी आधे से ज्यादा अपने नाम कर ली। ठीक है, सेकेंड केस, एक सेकेंड, स्वैग ही अलग है बच्चों का भैया। चलो बेटे, क्लास टाइम 9:30 है, इससे पहले भी 8:30 है, 10:15 बजे आ रहे हैं अपने। चलो, वेयर हाउस कीपर पता है ना सबको, किसका वेयर हाउस है? ए खुद वेयर हाउस कीपर है, जेड का वेयर हाउस है। ए इज अ वेयर हाउस कीपर। वेयर हाउस किसका है? ठीक है चलो, ठीक है पढ़ लें दो, हाँ। फर्नीचर, अब ये क्या हो गया, प्रॉपर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी अपन ने स्टेट इंश्योरेंस फंड, पीएफ फंड, वो एज पर लॉ आपको फॉलो करना था, आपने वायलेशन किया। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मेरा फर्नीचर कुछ टाइम के लिए रख लो, मैं आके तुमसे ले लूंगा। उसने क्या किया, बेच दिया और पैसे कमा लिए, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इस चीज का वो इसको सेक्शन लगाएगा और पनिशेबल ऑफेंस के लिए पनिश करवाएगा। ठीक है, The gist of the offense of criminal breach of trust is dishonest misappropriation। ठीक है, प्रॉपर्टी आप बेच वेच देते हो या झूठ बोल देते हो या प्रॉपर्टी अपने पास रख लेते हो, और कन्वर्जन टू ओन यूज, जो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में पड़ा था वही है इसके मेन जिस्ट असेंशियल। देखो, सबसे पहले एंट्रस्ट करते हो आप किसी पे प्रॉपर्टी, मतलब ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी उसको देते हो। ठीक है, द पर्सन सो एंट्रस्टेड मस्ट यूज दैट प्रॉपर्टी। अब वो क्या कर रहा है, जिसने ऑफेंस किया है उसको यूज कर रहा है, बेच रहा है कुछ ना कुछ। द अक्यूज्ड मस्ट डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज ऑफ दैट प्रॉपर्टी और विलफुली सफर एनी अदर पर्सन टू डू सो इन वायलेशन ऑफ एनी डायरेक्शन ऑफ लॉ या फिर एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्प्लाइड और रिटन। ठीक है, ये उसके असेंशियल्स है। पहला क्या है, एंट्रस्टेड विद द प्रॉपर्टी, दूसरा है यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, तीसरा है डिस्पोज ऑफ कर दो या फिर डिसऑनेस्टली यूज करो प्रॉपर्टी विथ फॉलोइंग थिंग्स। पहला, डिस वायलेशन ऑफ एनी लॉ या डायरेक्शन ऑफ एनी लॉ को आप वायलेट कर रहे हो, और दूसरा लीगल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर रहे हो उसके ट्रस्ट को। ठीक है, ये केस लॉ मार्क करो, है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन वी आर दलाल, सब पढ़ेंगे, युगेंद्र नारंग जी। अब भी जल्दी पढ़ो, छोटा सा ही है, बहुत अच्छा केस लॉ है। सबकी बुक में है ना? नहीं समझ आया? हाँ ठीक है, एक केस में लैंडमार्क केस अप्लाइड है, ऐसा अप्लाइड है।
पढ़ लिया सबने, सबको समझ आ गया? केस लीडिंग केस अप्लाई हुआ होगा तो समझ आएगा। पहले वो सिर्फ बता रहे हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो एक सिविल चीज है, उसको क्रिमिनल क्यों बना रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें मेंजरिया कवर हो जाता है। बच्चों मेंजरिया के टाइप्स क्या क्या पढ़े थे? रेकलेसनेस, नेग्लिजेंस और इंटेंशन, ठीक है, तीन चीजें पढ़ी थी। मतलब अगर आप नेग्लिजेंस भी करोगे तो वो बोल देंगे कि मेंजरिया कवर्ड होगा, ठीक है। अब इस केस में नेग्लिजेंस तो नहीं है, इसमें क्लियरली इंटेंशन कवर हो रहा है कि आपने उसका स्त्रीधन अपने यूज के लिए रखा और डिसऑनेस्टली उसको अपने ही नाम सब कुछ कर लिया। अब वो बंदी ने एक्शन लिया इसकी इस चीज पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली क्या बोलेगी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये, आप सिविल केस लो, आप क्रिमिनल क्यों ले, पर आपने मिस अप्रोप्रिएटली उस बंदी को बिना बताए डिसऑनेस्टली आपने उसकी प्रॉपर्टीज जो उसके फादर ने उसको दी थी, जो अपने मायके से, वो सारी आपने डिसऑनेस्टली यूज करी है, तो आपको आपके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हमने देखा, ठीक है, कि आप अपने यूज के लिए कर रहे हो और डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट कोई प्रॉपर्टी को कर रहे हो, ठीक है। दूसरा घर पे पढ़ना है, ये वाले ये छोटे हैं, ठीक है। सारे केसेस का यहाँ पे 4 पॉइंट्स में उन्होंने एनालिसिस दिया है बुक में। पहला देखो, द पर्सन हैंडिंग ओवर द प्रॉपर्टी मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस इन पर्सन। हमने स्त्रीधन वाला केस पढ़ा, वो घर पे सारा प्रॉपर्टी ला रही है, मतलब उसको कॉन्फिडेंस है दूसरे पर्सन पे, ठीक है। टेकिंग द प्रॉपर्टी सो एज टू क्रिएट अ फ्यूडिशरी रिलेशनशिप बिटवीन देम टू पुट हिम इन अ पोजीशन ऑफ अ ट्रस्टी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऊपर केस लॉज में एक्सप्लेन्ड है ये वाली चीज। अब पहली बात, जब आप फैमिली में कोई प्रॉपर्टी लाते हो तो आपके बीच में एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप भी कवर हो जाता है, ठीक है। अब उससे आपने उसको एंट्रस्ट करके अपनी प्रॉपर्टी यूज करने का मौका दिया था। द अक्यूज, या फिर वो वेयर हाउस वाला केस समझो, उनने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ गया था, उससे उन्होंने स्टार्ट किया क्या, कॉन्ट्रैक्ट का एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में उन्होंने डील किया कि तुम मेरा फर्नीचर रखोगे, उसने एंट्रस्ट करके उसको अपना फर्नीचर दिया और उसने वो क्या किया, मिस यूज किया। द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल विद इन इट्स एम्बिट। बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात क्यों हो रही है, क्योंकि हमने विल वाले केसेस में भी देखा था कि आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर अपने नाम पे कर लोगे तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में कवर होगा, तो इसमें मूवेबल प्लस इमूवेबल दोनों है। इट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड दैट द अक्यूज हैज डिसऑनेस्टली पुट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज और द सेम अनऑथराइज्ड यूज। डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू मिसअप्रोप्रिएट इज क्रूशियल फैक्ट टू बी प्रूव्ड टू ब्रिंग होम द चार्ज ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मतलब ये जो डिसऑनेस्टी चीज है यही तो प्रूव करनी है हमको, ठीक है। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है, अपने यूज में कर रहा है, पर डिसऑनेस्टली किया है, इसीलिए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। मतलब मेंस रिया कवर हो रहा है, मतलब आपका इंटेंशन था कि आप सामने वाले के अगेंस्ट में उसका रॉन्गफुल लॉस लेके आओ, वो वहां पे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। 4 एसेंशियल्स हो गए जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी कवर होते हैं। इतनी देर से सुन रहे हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है एक्सटेंड थ्रू 3 इयर्स और फाइन और विथ बोथ। और किसकी थी 3 इयर्स बच्चों, थेफ्ट की, एक्सटॉर्शन की, उसके बाद इसकी आ गई 2 इयर्स। अभी बीच में किसकी थी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की, ठीक है। punishment of criminal breach of trust in other cases, there are different punishment for criminal breach depending upon the situation। तो कई बार ये डिफरेंट भी हो जाती है, कैसे, जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास तो आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, उनके पास तो आपके बहुत सारे इंटरेस्टेड प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, वो अगर उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लें तो उनकी पनिशमेंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगी। देखो, द एक्ट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डन बाय द स्ट्रेंजर्स इज ट्रीटेड एज लेस harshly than the acts of criminal breach of trust on the part of persons who enjoy special trust, ठीक है, जिन पे हमने स्पेशल ट्रस्ट किया, एंड ऑल्सो इन अ पोजीशन टू बी प्रिवी टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अथॉरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द स्टेटस एंजॉयड बाय देम। हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन किनके पास होती है, पब्लिक अथॉरिटीज के पास, और इस चीज को वो एंजॉय नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं। से एज इन द केस ऑफ अ public servant, in respect of public servant, a more stringent punishment of imprisonment or imprisonment up to 10 years with fine is provided। मतलब पब्लिक सर्वेंट के केस में अगर हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उनने हमारा किया तो 10 साल की
jail. This is because the special status and the trust which a public servant enjoys in the eyes of the public as a representative of the government and government owned enterprise. ये हमने बोला क्योंकि वो गवर्नमेंट के बंदे हैं, उनको पैसे भी ऑलरेडी ज्यादा मिलते होंगे इस चीज के लिए, और हम एंट्रस्ट करते हैं क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट का बंदा है, उनके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करते हैं. अगर उससे उन्होंने मिस अप्रोप्रिएशन किया या हमारी प्रॉपर्टी को ओन करने की कोशिश की खुद से हमारी इंफॉर्मेशन यूज करके, तो हम उन पे 10 साल की पनिशमेंट लगा सकते हैं. ठीक है. The person having fiduciary relationship between is a greater responsibility for honesty as they have more control over the property entrusted to them due to special relationship. Under this section, punishment is severe and person of fiduciary have been classified as public servant, bankers, factors, brokers, attorneys and agents. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने अपने fiduciary relationship को explain कर दिया. ठीक है. ये केस लॉज मार्क करो, ये इजी है. हमने क्या पढ़ा बच्चों अभी? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसका सेक्शन 405 से. ठीक है, 405 से था. अब आ जाते हैं चीटिंग. कितने लोगों ने चीटिंग की है, चीट हुए हैं? अभी तो करी होगी यार, कभी तो हुए होगे, अभी तक नहीं हुए. क्या है चीटिंग? पेपर वाली चीटिंग. और पेपर वाली चीटिंग में इतनी पनिशमेंट नहीं होगी, क्राइम है वो भी, पर वो डिफाइंड होगा तुम लोगों के पेपर के साथ. चलो, चीटिंग का सेक्शन 415. ठीक है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ का सेक्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 405. चलो, सेक्शन 415 से 420 तो हमको याद है, चीटिंग का केस. ठीक है. आईपीसी के सेक्शन 415 से 420 बोलते हैं ऑफेंस ऑफ चीटिंग. द मोस्ट ऑफ द ऑफेंस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी द अक्यूज्ड merely get possession of a thing in question, but in case of cheating he obtains the possession as well as a property in it. चीट करते टाइम आप क्या कर रहे हो? सब कुछ अपने नाम पे कर ले रहे हो. ये वो वाला चीट नहीं है जो तुम लोगों के एंटीना खड़े हो रहे हैं. ठीक है. चलो, तेरे ही दिमाग में आया सबसे पहले. चलो, 415 provides that whosoever by deceiving any person, deceiving यानी mislead. ठीक है. क्या किया आपने? मिसलीड किया, फ्रॉड किया, डिसऑनेस्ट किया, इंड्यूस दैट पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन. गर्लफ्रेंड बनाई अच्छी खासी, उसको बोला बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, पापा की प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे. क्या किया आपने? डिसऑनेस्टली, फ्रॉडली, डिसीव किया उस पर्सन को, प्रॉपर्टी क्या कर ली? अपने नाम कर ली. तो आपने क्या किया? चीट किया. To consent that any person shall retain any property or intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit he would were so deceived which an act or omission cause or likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to be चीट. मतलब हर तरीके की चीजों को, या तो उसके सिर्फ माइंड में भी अफेक्ट हुआ तो भी चीट, उसकी बॉडी में कोई हार्म हुआ तो भी चीट, प्रॉपर्टी को कोई हार्म हुआ तो भी चीट. ठीक है. अब ये पैराग्राफ मैम याद कैसे करें? हमको याद नहीं होता है बेटा. हर चीज को पॉइंट्स में बनाओ. ठीक है. असेंशियल्स तो तुमको याद हो जाते हैं, उसी चीज को वो पॉइंटर्स में बनाते हैं, ऊपर पढ़ते जा रहे हो. वैसे ही अगर किसी में असेंशियल्स नहीं दिए हैं तो असेंशियल्स वहीं बना लो. देखो, सबसे पहले क्या लिया है? प्रोवाइड्स दैट हूएवर बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडलेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन. ये फर्स्ट पॉइंट. ठीक है. क्या बोला? बाय डिसीविंग एनी पर्सन फ्रॉडली डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव, जिसको आपने मिसलीड कर दिया है उसको फ्रॉडली डिसऑनेस्टली बोल रहे हो ये प्रॉपर्टी हम तक डिलीवर कर दो. और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, उसको मना लेना कि ये प्रॉपर्टी अपन रिटेन कर लेते हैं. और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग विच ही वुड नॉट डू और ओमिट इफ ही वर नॉट सो डिसीव. मतलब फिर उसको इतना इंड्यूस कर देना कोई ऐसी चीज करने से या फिर ऐसी चीज नहीं करने से, वो चीज जो वो मिसलीड नहीं होती तो वो नहीं करती. ठीक है, या करता. And which act or omission causes or likely to cause damage, harm to that person in body, mind, reputation or property is said to be cheat. तो first, second, third और fourth 4 पॉइंट्स में पैराग्राफ डिवाइड कर लो. बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है. हो गया? सबको समझ आया चीट क्या है?
अगर चीटिंग की डेफिनेशन बोले 415 में दी हुई है, ठीक है, उसमें क्लियरली क्या बोल रहा है, आप सबसे पहले वर्ड क्या बोल रहे हैं, डिसीविंग एनी पर्सन, fraudulently dishonestly induces the person so deceived to deliver any property, फिर कोई ऐसे कोई कांड जो वो नहीं करती या करे ऐसा आप उसको इंड्यूस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन जिससे हार्म हो किसको, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है चीटिंग। इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 4 है, तुम लोगों की बुक में नहीं है। चलो एक पलक पड़ेगी, एक मनुश्री, मनुश्री पड़ेगी, अनन्या चीटिंग समझ आ रहा है, एक थर्ड अनन्या पड़ेगी और फोर्थ नुपुर को दे दो। क्या 9 इलस्ट्रेशन है? तो तुम लोग 9 पढ़ना ना। चलो ये वाले तो दिख रहे होंगे ना स्क्रीन पे। इसी में से ही आएगा वो, ए भी ए को जेड बोल लेंगे, जेड को ए बोल देंगे, ऐसा। नहीं नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन, पनिशमेंट पूछ लेंगे किसी की, किसी की भी। एक्सटॉर्शन क्या है उसकी पनिशमेंट बताओ। किसी का फोन बज रहा है बच्चों, अच्छा ठीक। चलो 1 2 3 4 हो गया, 1 डन। चलो सेकेंड इलस्ट्रेशन मनुष्य एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, एक पर्सन है ए, ठीक है, एक आर्टिकल है जो आर्टिकल में अप्रोप्रिएटली उसने उठाया और उस पर काउंटरफीट मार्क कर दिया, ठीक है ना, उसके ऊपर जाके उसने कोई रॉन्गफुल मार्क बना दिया है। मतलब फेक ब्रांड्स, ठीक है। अब आप बोल रहे हो एडिडास का शूज है, ठीक है, तो प्लेन व्हाइट शूज ले लिया, उसमें एडिडास का लोगो लगा दिया, फेक लोगो लगा दिया, और आप बेच रहे हो 10,000 का शूज है, तो ये क्या है, आपने सामने वाले को चीट किया है, ठीक है। ऐसी थर्ड इलस्ट्रेशन अनन्या, सिमिलर टू दैट ओनली। यस, सैंपल को यूज करके उसको लगा बढ़िया प्रोडक्ट है। सब्जियां जब हम फ्रूट्स लेने जाते हैं बोलते अरे टेस्ट करके देखो बहुत अच्छे, टेस्ट किया तो एक्चुअली फ्रूट्स सही है, पर उसने दिया कौन से, सारे खराब फ्रूट्स। तो सैंपल जो दिखाया वो बहुत सही था पर प्रोडक्ट्स और आर्टिकल सब खराब थे, तो सामने वाले ने आपके साथ क्या किया, चीट किया। नुपुर, हाँ फर्स्ट तो मैंने, अच्छा तुमने, मैंने, चलो चलेगा, हो गया तो बोलो, ठीक है। ठीक है, एक पर्सन था जिसने प्रिटेंड किया कि वो क्या है, सिविल इंजन, सिविल सर्विसर है, ठीक है, वो आपको सिविल सर्विसेज देते हैं, ठीक है, उसने ऐसा प्रिटेंड किया और उससे सामने वाले को डिसीव किया कि मैं ये ऑफिसर हूं। उसके बाद उसने उसको क्या बोला कि तुम्हें इतने मुझे गुड्स क्रेडिट पे देने पड़ेंगे। अब आपकी शॉप में कोई पुलिस की वर्दी में पहन के आ जाए तो आपको क्या लगेगा, अरे पुलिस ऑफिसर आए, हाँ क्रेडिट में दे दो, तो इस सामने वाले आपके साथ क्या किया, चीट किया, ठीक है। अंशिका बताएगी कि नूपुर बताएगी? हर इलस्ट्रेशन अंशिका तुमको एक्सप्लेन करती है पहले। अच्छा ठीक है, बताओ अभी क्या समझा। ठीक है,
हाँ, नहीं है। आपने प्रिटेंड किया कि आपके पास चेक बुक है, आप चेक बुक साइन करोगे, उससे पेमेंट हो जाएगी। तो सामने वाले ने आपको गुड्स डिलीवर कर दिया, आर्टिकल्स आपको दे दिया, आपको बिल दे दिया, बिल में जो अमाउंट था उसका आपने एक चेक दिया, जबकि आपके बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं था। तो ये चीटिंग का सेक्शन होगा। जैसे भी आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी को रॉन्गली ऐसे दे दिए हैं जब जब पता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप चीट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही सैंपल वाला हो गया। बिल डिस्काउंटिंग मतलब ये चेक वाला हो गया, सामने वाले को प्रिटेंड करो कि आप कोई और हो। और एक और कौन सा था, काउंटरफीट मार्क, कोई फेक ब्रांड बोल के महंगी आइटम्स बेच रहे हो। मेन इंग्रेडिएंट, सबसे पहले डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, मतलब आपने किसी पर्सन को सबसे पहले डिसीव करना है, फ्रॉडली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग दैट पर्सन। उसी पॉइंटर्स के एसेंशियल्स, उसी पैराग्राफ के पॉइंटर्स एसेंशियल्स में बना दिए। टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, इंटेंशनली इंड्यूसिंग द पर्सन टू डू और कमिट टू डू एनीथिंग, या फिर नॉट टू डू एनीथिंग, या फिर ओमिट नॉट टू डू एनीथिंग विच शी वुड या ही वुड डज नॉट डू इफ वो डिसीव्ड नहीं होते। ठीक है, ये केस लॉज मार्क करो, ये सब कल पूछूंगी मैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चीटिंग। बच्चों चीटिंग में 416 में एक सेक्शन है जिसका डिस्क्रिप्शन है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मैं तुमको बोलूं मैं पिंकी मैम हूं, आके कंपनी लॉ पढ़ाने लग जाऊं, ये एक चीटिंग बाय पर्सोनेशन है। ठीक है, कोई न्यू स्टूडेंट होगा उसको क्या लगेगा, ये पिंकी मैम है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सामने वाला बोलता है मैं अमिताभ बच्चन हूं, पर वो अमिताभ बच्चन नहीं होते। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एग्जाम्पल देखो, इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू सम अदर पर्सन और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंगली वन पर्सन फॉर अनदर पर्सन। धूम मूवी देखिए, ऋतिक रोशन वाली, धूम 3, धूम 2 है, 3 में आमिर खान है ना। कितने फेसेस बदलता है भैया, वो रियल तो आते ही नहीं है। तो वो जो वो कर रहा है वो क्या है, चीटिंग है। अब वो किसी और को प्रिटेंड करने, किसी और का प्रिटेंड करता है कि मैं कोई और पर्सन हूं, substituting one person for another, representing that he or any other person is a person other than he or such other person is really is। मतलब जो आप एक्चुअल में वो आप नहीं दिखा रहे हो, प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कोई सम अदर पर्सन। तो ये क्या हो गया, सेक्शन 416 चीटिंग बाय पर्सोनेशन। Illustration, A cheats by pretending to be a certain rich banker at of the same name. A cheats by personation. A cheats by pretending to be B, a person who is deceased। तो जो मरा हुआ है वो उसने प्रिटेंड कर लिया। ऐसे बहुत जगह होता है कि जो लोग जा चुके हैं उनके वोटर आईडीज लोग यूज करके वोट्स डाल देते हैं। तो ये क्या है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। चीटिंग फॉर पनिशमेंट फॉर सिर्फ चीटिंग, अगर सिर्फ चीटिंग किया तो विथ इम्प्रिजमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विथ फाइन और बोथ। ये पहली पनिशमेंट आई है जो 1 ईयर की, अभी तक 2 ईयर, 3 ईयर, 7, 10। 1 ईयर की कब आई है बच्चों, चीटिंग में। चीटिंग में कितनी पनिशमेंट होगी, 1 साल और फाइन और both। cheating with knowledge that wrongful loss may ensure to person interest offender is bound to protect। मतलब एक्चुअली में आपकी कोई ड्यूटी थी, आपने वो ड्यूटी नहीं की, विथ नॉलेज आपने क्या किया, मतलब आपको पता था कि ये मेरी ड्यूटी है, आपको नॉलेज था उस चीज का और आपने फिर भी उस पर्सन को चीट किया है। ठीक है, तो सेक्शन 418 बोलता है whosoever cheats with knowledge that he is likely to cause wrongful loss। ठीक है, मतलब फुल प्लानिंग के साथ, टू अ पर्सन हुज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन वोट टू विच द चीट रिलेट्स। मतलब अगर आपने सिंपल चीटिंग की है तो 1 ईयर, थोड़ी भारी चीटिंग की है, पता है कि ये प्रॉपर्टी में उसका इतना नुकसान हो जाएगा, ही वुड बी बाउंड टू द पनिशमेंट विच विल बी 3 years और फाइन और विथ बोथ। ठीक है, पनिशमेंट बाय चीटिंग बाय पर्सोनेशन एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और विथ बोथ। मतलब आप कोई और पर्सन प्रिटेंड करोगे तो 3 years और फाइन, मतलब मैक्सिमम बार बच्चों 3 years आ रही है, तो कंफ्यूज मत होना। तो तुमको याद वो वाली करनी है जिसमें 7 years, 10 years, 1 year, 2 year है। ठीक है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। कभी कभी रॉन्ग डिलीवरी आके रख ली है खाने वाने की, जोमेटो गलती से आ गया, आता तो है हमारे पास, तो आया है। और पार्सल पार्सल आ जाए तो ईमानदार हो तुम लोग, दे देते होगे नहीं।
चलो लास्ट सेक्शन 420 हमारा चीटिंग का था 415 से 420 whosoever cheats or thereby dishonestly inducing the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter, destroy the whole or any part of the valuable security or anything which is signed or sealed which is capable of being converted into a valuable security shall be punishable with extent to 7 years and shall also be liable to फाइन. मतलब कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी की बात आ रही है, अगर वो आपने किसी पर्सन को बोला इसको डिस्पोज ऑफ कर दे, इसको बिकवा दे, या फिर इसको इस पर्सन को ट्रांसफर कर दे, इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर दे, सारे डॉक्यूमेंट्स जला दे, ठीक है, तो आपको कितनी पनिशमेंट होगी 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. मतलब प्लस फाइन आएगा. सिंपल चीटिंग इज पनिशेबल 417 जिसमें हमने देख लिया 1 year वाली, ठीक है. फ्रॉडलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन हम कल पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा सेक्शन है. आ जाओ फॉर्जरी. ये तो सबको पता होगा, कभी किए हैं पेरेंट्स के साइन? फॉर्जरी करते हो तुम लोग मतलब. तो इसका सेक्शन याद कर लो 463, ठीक है. डायरीज में हमेशा साइन करके टीचर्स को दिखा देते हैं. अब अगर इसको आप क्रिमिनल वे में यूज करोगे, मतलब कि कोई प्रॉपर्टीज के पेपर्स को, कोई कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स में फॉर्जरी, किसी और का साइन कॉपी करने की कोशिश, कोई मार्क कॉपी करने की कोशिश करोगे, तो वो कौन से सेक्शन में कवर होगा? 463, और वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है. फॉर्जरी में बोला है कि whosoever makes any false document or false electronic record or part of the document or electronic record with intent to cause damage or injury to public or to any person, to support any claim or title, or to cause any person to part with the property or to enter into express or implied contract or intend to commit fraud that the fraud may be committed, commits forgery. ठीक है. आपने क्या किया है? आपने क्या किया है बच्चों? पॉइंट्स को डिवाइड करो. पहली बात, फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है या फिर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट या पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किया है, ठीक है. दूसरी चीज, विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी. तो मेन एसेंशियल क्या हो गया? डैमेज और इंजरी जब होगी किसी को इस चीज से. तुम्हारे साइन करने से डायरी में क्या किसी को डैमेज और इंजरी हो रहा था क्या? तो वो इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं कवर हो रहा था, ठीक है. टू द पब्लिक या टू एनी पर्सन, ठीक है. तो डैमेज और इंजरी या तो ओवरऑल पब्लिक को हो रहा है या फिर किसी पर्सन को हो रहा है. और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल और टू कॉज एनी पर्सन, मतलब आपका क्लेम और टाइटल नहीं था, आप क्या कर रहे हो? उसको सपोर्ट कर रहे हो, हाँ हाँ ये तो इसी का ही है, तभी भी कवर होगा फॉर्जरी में. टू कॉज एनी पर्सन टू पार्ट विथ प्रॉपर्टी और टू एंटर इनटू एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे आप क्या कर सको? फ्रॉड कमिट कर सको. तो आपने क्या कमिट किया है? फॉर्जरी कमिट किया है. सेक्शन 464 में देखो उन्होंने बताया है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली क्या कर रहे हो? मेक्स, साइन, सील्स, एग्जीक्यूट अ डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट, मेक्स और ट्रांसमिट एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अफिक्सेस एनी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक. तो आप फॉर्जरी कर रहे हो, आपने बिना परमिशन से, किसी और बिना उस पर्सन की परमिशन से डिजिटल सिग्नेचर यूज किया है, तो आपने फॉर्जरी की है. मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, तभी भी आपने क्या किया है? फॉर्जरी. तो किसी का फेक सिग्नेचर या आपने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिया कोई और पर्सन प्रिटेंड करके, तो ये सब आप कहां कवर कर रहे हो? फॉर्जरी में. सेकेंडली, who without lawfully authority, मतलब उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, dishonestly, fraudulently, by cancellation otherwise alters a document और इलेक्ट्रॉनिक, ये अपन ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है, तो कि आप उसके डॉक्यूमेंट में कुछ डाल दोगे, ऑल्टर कर दोगे, ये सब भी कहां कवर हो रहा है? अब फॉर्जरी में कवर हो. फॉर्जरी का सेक्शन बच्चों 463, ठीक है. वेदर सच पर्सन बी लिविंग और डेड एट द टाइम ऑफ सच ऑल्टरेशन. तो अगर आपने ऑल्टरेशन किया है, मेड, एग्जीक्यूटेड, अफिक्स द सिग्नेचर बाय एनी अदर पर्सन, तो किसी और पर्सन का सिग्नेचर या कोई डॉक्यूमेंट ऑल्टर करने की कोशिश किया, तो वो भी कहां कवर हो रहा है? फॉर्जरी में. ऐसे ही अब थर्डली में भी सेम चीज है, ऑल्टर ही कर रहे हो, पर ऐसे पर्सन से करा रहे हो जो अनसाउंड माइंड है, इंटॉक्सिकेशन के नॉट, दारू पिया हुआ है, दैट बाय रीजन ऑफ डिसेप्शन, डिसीव करके, प्रैक्टिस्ड अपॉन हिम. आपने क्या किया? सामने वाले को कुछ सुंघा के और फिर उससे साइन कराया, फिर उससे डॉक्यूमेंट ऑल्टर कराया, या उसको दारू पिलाने के बाद उससे कोई ऐसे एक्शंस करा लिए जो कि वो साइन कर दे, तो ये भी क्या है? फॉर्जरी है, ठीक है. अब इलस्ट्रेशन देखो. ए हैज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है. एलओसी पढ़ा है, सिक्योरिटी लॉ में नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है. लेटर ऑफ क्रेडिट
मतलब कि अगर आपको कोई पैसे मिलने वाले थे, उसका आपने लेटर बना के रखा है, आपसे मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया और आपको पैसे दे दिए, तो आपको 3 मंथ्स में पैसे मिलने वाले थे, वो मुझे मिलेंगे और अभी आपको मैं पे कर दे रही हूं, ठीक है। तो ए के पास क्या था, लेटर ऑफ क्रेडिट अपॉन बी फॉर ₹10,000 रिटन बाय जेड। Z. In order to defraud, B adds Cripsers to 10,000 and makes the sum 1 lakh. तो 10,000 के आगे एक और जीरो लगा दिया. Intending that he may be believed by B and Z so wrote the letter has commit forgery. ठीक है, तो 10,000 की जगह वो उसको कितना देगा, 1 लाख. तो वो 10,000 उसको दे देगा और बाकी पूरे 90,000 खुद रख लेगा. तो ये वन ऑफ द क्राइम हो गया जो कि कहां कवर हो रहा है, फॉर्जरी में, सेक्शन 463. A without Z authority affixes Z seal to a document purporting to be a conveyance of an estate. मतलब कोई प्रॉपर्टी को लेके उसने उस पेपर में सील लगा दी किसी और को कन्वेंस देने के लिए. From Z to A. अब उसके पास अथॉरिटी तो थी नहीं. With intending to selling the estate to B. अब क्या हुआ, प्रॉपर्टी किसकी थी, Z की थी. Z के सील उठा के A ने फटाफट लगा दिया और बेचने किसको चला गया, प्रॉपर्टी B को. Thereby obtaining from B the purchase money. A commits forgery. ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 ये पढ़ के आना, ठीक है. नहीं है, जिनके में है वो पढ़ के आएंगे, फिर हमारा डेफेमेशन और डीड बचेगा.